फ्रेंड्स एवरीवन, वेलकम टू एलिवेट कोचिंग ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग लाइव आ जाइए, फिर हम लोग क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग फ्रेंड्स लाइव जुट जाए, फिर हम लोग क्लास को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, वंदना चौधरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बाकी बच्चे भी फ्रेंड्स लाइव जुट जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग 1 घंटे टेक्सटाइल का क्लास देखेंगे और उसके बाद 1 घंटे जो है फूड एंड न्यूट्रिशन का देखेंगे। किसका? फूड एंड न्यूट्रिशन का देखेंगे। तो जो आपकी 11 बजे से 12 बजे तक की क्लास रहेगी फ्रेंड्स, वो टेक्सटाइल की रहेगी। और फिर 12 से 1 बजे तक की क्लास जो होगी वो आपकी फूड एंड न्यूट्रिशन की चलेगी। तो सभी लोग फ्रेंड्स लाइव आ जाएं, फिर हम लोग यहाँ पे क्लास को डिस्कस करेंगे, जो कि आज का टेक्सटाइल का आपका फर्स्ट यूनिट है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए, तो सभी लोग लाइव आ जाएं फ्रेंड्स। क्या सभी लोग लाइव आ जाएं, फिर हम लोग यहाँ पे ठीक। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्लास को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? टेक्सटाइल का है। किसका है? टेक्सटाइल का है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो टेक्सटाइल है ये हमारे बीच आया कैसे। क्या फ्रेंड्स, ये हमारे बीच आया क्या, या हमारे बीच इसको लाने का या हमारे होम साइंस सब्जेक्ट में शामिल करने का इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या मुख्य उद्देश्य था? क्यों इसे एक विषय के रूप में जाना गया? क्या क्यों इसे एक विषय के रूप में जाना गया? ये सारी चीजें हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो आपका क्या होता है, जो आपका वस्त्र विज्ञान है। क्या? जो आपका वस्त्र विज्ञान है, वस्त्र विज्ञान, ठीक, जो आपके वस्त्र विज्ञान है यानी कि टेक्सटाइल साइंस। क्या? टेक्सटाइल साइंस को सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रेंड। इसको टेक्सटाइल साइंस को। तो यहाँ पे टेक्सटाइल साइंस जो था उसका तात्पर्य क्या था हमारे बीच लाने का? क्या सबसे पहले, क्योंकि जो है हम लोग अगर देखते हैं जो होम साइंस की अगर ब्रांच की बात करते हैं फ्रेंड्स, किसकी बात करते हैं? अगर होम साइंस के ब्रांच की बात करते हैं, तो जो होम साइंस की ब्रांच है आपकी वो कितनी है? तो आप बताएंगे कि होम साइंस की 5 ब्रांच है। क्या? 5 ब्रांच है। तो उसी 5 ब्रांच में से आपका एक ब्रांच क्या है? एक ब्रांच जो होता है वो किसका है? वो टेक्सटाइल साइंस का है। किसका है? टेक्सटाइल साइंस का है। तो यहाँ पे जो है आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टेक्सटाइल साइंस को। तो टेक्सटाइल साइंस जो है इसका मुख्य प्रयोजन क्या था हमारे बीच लाने का, और ये हमारे एक सब्जेक्ट के रूप में क्यों जोड़ा गया? क्यों नहीं हम होम साइंस पढ़ते हैं, तो क्यों नहीं हम होम साइंस के अंतर्गत ही पढ़ लेते हैं? क्यों इसको एक अलग डिपार्टमेंट दिया गया, यानी कि एक ब्रांच के रूप में शामिल किया गया? क्या? जो हमारा वस्त्र विज्ञान है इसे एक ब्रांच के रूप में शामिल क्यों किया गया? ये सारी चीज आज हम लोग जानेंगे। क्योंकि अगर हम देखते हैं इसको एक ब्रांच के रूप में, क्या अगर देखा जाए जो हमारा टेक्सटाइल साइंस है इसको एक ब्रांच के रूप में क्यों शामिल किया गया? तो इसको एक ब्रांच के रूप में शामिल करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि इसका अगर हम देखते हैं इसका जो स्कोप है, क्या इसका जो स्कोप है, इसका जो क्षेत्र है, क्या वो अत्यंत फैला हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा विस्तृत है, बहुत ब्रॉड लेवल पे है। क्या? बहुत ब्रॉड लेवल पे है। अगर हम बात करते हैं टेक्सटाइल की, किसकी? अगर हम बात करते हैं टेक्सटाइल की, तो हमारे सोने उठने बैठने क्या और जागने, एक तरह से सुबह के उठते और रात के सोने तक क्या होता? हम किससे घिरे होते हैं? तो हम जो है वस्त्रों से घिरे होते हैं। किससे? वस्त्रों से। अभी देखिए आप किचन से लेकर, क्या किचन से लेकर बाथरूम तक, ड्रेसिंग रूम तक, या आप कहीं जाइए, कहीं ऐसा जगह आपको नहीं मिलेगा जहाँ क्या होता है? वस्त्रों से कोई वर्क ना हुआ हो या कोई काम ना हो। तो आपका जो है ये अगर हम देखते हैं जैसे क्या, जैसे अगर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता जो उसकी क्या होती है फ्रेंड्स, जो उसकी बेसिक नीड होती है,
क्या मनुष्य की अगर बेसिक नीड की हम बात करते हैं तो उसकी बेसिक नीड कितनी होती है? 3 होती है। एक आपकी क्या हो जाती है? रोटी, कपड़ा, मकान। तो उसी बेसिक नीड में से एक आपका ये क्या है? वस्त्र भी शामिल है। क्या शामिल है फ्रेंड्स? वस्त्र भी शामिल है। तो वस्त्र का अगर हम देखते हैं, ह्यूमन क्या मानव के दैनिक जीवन में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल होता है, क्योंकि ये जो वस्त्र होता है व्यक्ति के शरीर को क्या करता है फ्रेंड्स? उष्णता प्रदान करता है। उष्णता प्रदान करने के साथ साथ ये कहीं न कहीं उसके आकर्षक, सौंदर्य, इन सब में वृद्धि करता है। क्या वृद्धि करता है? और उसे सुरक्षा तो प्रदान करता ही करता है। क्या अगर वो शरीर को तन ढकता है तो धूप, जाड़ा, गर्मी, बरसात, इन सब से क्या करता है? इन सब से ये सुरक्षा प्रदान करता है। और जब इन सब से फ्रेंड्स ये सुरक्षा प्रदान करता है तो क्या होता है? कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्या बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता। अब जैसे यहाँ पे वस्त्र देखते हैं, तो जो वस्त्र होता है हमारे अगर चारों तरफ देखते हैं हम, क्या अगर चारों तरफ देखते हैं तो हम वस्त्र से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। क्या? चार, पहनने से लेकर सोने तक। क्या हम सोते भी तो उसी पे है? तो वो भी तो हमारा एक प्रकार का वस्त्र ही होता है। क्या? वस्त्र ही होता है, जिसको हम कपड़े के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जो आपका गद्दा होता है या ब्लैंकेट होता है, कोई भी, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, हर जगह अगर आप देखेंगे तो कोई जगह ऐसा नहीं दिखाई देगा जहां आपको वस्त्र दिखाई ना दे। क्या वस्त्र दिखाई ना दे फ्रेंड्स? तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। क्या इस चीज को जो है हम लोग समझेंगे? इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे जो है वस्त्र विज्ञान में जो क्या होता है, जो हमारा क्लॉथिंग, टेक्सटाइल एंड गारमेंट प्रोडक्ट्स, ठीक, प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे जो है हम वस्त्र विज्ञान के साथ साथ यौन परिधान को भी देखेंगे। किसको देखेंगे? परिधान को भी देखेंगे। तो अगर हम देखते हैं, इसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? वस्त्र तंतु जो साइंस होता है, क्या होता है प्रेस? वस्त्र तंतु साइंस जो होता है वो क्या है? सबसे पहले हम इस वर्ड को जानेंगे। क्या? इस वर्ड को जानेंगे। फिर हम साइंस को जानेंगे। किसको? साइंस को जानेंगे। उसके बाद हम परिधान को जानेंगे। किसको जानेंगे? परिधान को जानेंगे। तो अब यहाँ पे जो आपका वस्तु तंतु विज्ञान का अर्थ है, उसका मतलब क्या है? तो यहाँ तंतु से धागे। क्या? तंतु से पहले धागा बना, धागे से वस्त्र बनाने तक की प्रक्रिया जो होती है वो आपका क्या कहलाती है? वह आपका वस्त्र विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है फ्रेंड्स? वस्त्र विज्ञान कहलाती है। तो जब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या प्राप्त होगा? तो सबसे पहले आपको फाइबर प्राप्त होगा। क्या? सबसे पहले अगर आपको कुछ प्राप्त हो रहा है तो वो क्या है फ्रेंड्स? वो आपका फाइबर्स है, यानी कि तंतु है। क्या? तंतु है। तो जब आपको तंतु, एग्जाम्पल के तौर पे आप इतना समझिए, अपने दिमाग में एक इमेज बना लीजिए कि कॉटन तो सबको पता है। क्या? कॉटन तो सबको पता है, हर घर में उपलब्ध भी होता है। तो आप खुद सोचिए कि जब तक आप उस पर कोई प्रक्रिया नहीं करते तो क्या वो आपके लिए यूज में होता है? जैसे आपके घर में कॉटन होता है, आपको दीपक जलाना होता है। क्या? आपको दीपक जलाना होता है। जब आपको दीपक जलाना होता है फ्रेंड्स, तो आप क्या करते हैं? तो आप जो है, जो कॉटन होता है, क्या जो कॉटन होता है उसको हाथ से ऐसे, क्या उसको ऐसे हाथ से रगड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या हुई, तो उसकी जब बाती बनानी होती तो आप हाथ से वो काम करते हैं। क्या? उसको हाथ से ऐसे कई बार रोल करते हैं। जब कई बार रोल करते हैं तो वो लंबी पोनी जैसी बन जाती है। क्या? पोनी जैसी बन जाती, तो उसको हम यूज कर लेते हैं। तो वही चीज है जो यहाँ पे क्या है, फाइबर्स है। अब फाइबर्स की क्या की जाएगी फ्रेंड्स? फाइबर्स की जो है कताई की जाएगी। क्या की जाएगी? फाइबर्स जो होगा उसकी कताई की जाएगी। और जब उसकी कताई की जाएगी तो उससे किसका निर्माण होगा? उससे आपका धागा यानी कि यार्न बनता है। क्या? यार्न बनता है, या इसी को सूत भी कहते हैं। क्या? इसी को सूत भी कहते हैं।
तो अगर कहीं पर भी आपको सूत लिखा मिले फ्रेंड्स, तो आप इसकी इंग्लिश जानते रहिएगा, यार्न। क्या? यार्न। तो यहाँ पे जो है उसके जब आपको धागा प्राप्त हो जाता है तो आपका उसकी क्या होती है, धागे से बीबिंग की प्रोसेस की जाती है। बीबिंग का प्रोसेस करने का मतलब आपको क्या प्राप्त हुआ, आपको वस्त्र प्राप्त होता है। क्या? वस्त्र, यानी कि करघे से उतारे गए जिस प्रकार से वस्त्र प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ फ्रेंड्स आपको क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर वस्त्र प्राप्त हो रहा है। तो अब जब आपको वस्त्र प्राप्त हो जाता है तो उस पे कौन सी प्रोसेस की जाती है फ्रेंड्स, उस पे परिसज्जा की जाती है, यानी कि फिनिशिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? फिनिशिंग किया जाता है। और जब फिनिशिंग किया जाता है तो क्या होता है, पहनने योग्य वस्त्र तैयार होता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा टेक्सटाइल होता है। तो सबसे पहले आपको क्या प्राप्त हुआ, फाइबर प्राप्त हुआ। फाइबर के बाद जो होता है, फाइबर से यार्न बना, यार्न से जो है आपका क्या बना, फैब्रिक बना, फैब्रिक से आपका टेक्सटाइल बना। क्या? टेक्सटाइल। तंतु बना, फिर धागा बना, फिर वस्त्र बना, फिर पहनने योग्य वस्त्र बना। तो अगर हम देखते हैं क्या होती, अगर हम देखते हैं क्या होती, जो हमारे वस्त्र की लघुतम इकाई होती है, क्या जो वस्त्र की लघुतम इकाई होती है फ्रेंड्स, वो क्या होती है, वो आपके फाइबर होता है। क्या? फाइबर होता है, तंतु होता है, या इसी को और क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, तो इसी को जो है रेशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को रेशा भी कहते हैं। फाइबर्स जो होता है इसी को तंतु भी कहते हैं, इसी को रेशा भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको रेशा प्राप्त हुआ। जब रेशे से क्या किया गया, कताई की गई। तो कताई की स्पिनिंग का स्पिनिंग का जब प्रोसेस हुआ फ्रेंड्स, तो क्या आपको यार्न प्राप्त हुआ। उसके बाद आपका बीबिंग हुआ, तो बीबिंग हुआ तो आपका क्या हुआ, आपको फैब्रिक प्राप्त हुआ। और फैब्रिक जब प्राप्त हुआ तो फिनिशिंग हुआ, तो क्या हुआ आपका, वहां पे टेक्सटाइल प्राप्त हुआ। क्या? टेक्सटाइल, यानी कि पहनने योग्य वस्त्र प्राप्त हुआ। चलिए ठीक, संगीता श्रीवास्तव, अनीता यादव, रेणु वर्मा, नेहा रॉय, चलिए सभी लोग को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है, सभी लोग का मोस्ट वेलकम है फ्रेंड। जहां पर भी कहीं पर भी समझने में अगर आप लोग को दिक्कत आती है तो आप जो है वहां पे कमेंट करेंगे। आज सिर्फ हम लोग क्या जानेंगे, टेक्सटाइल के बारे में बेस जानेंगे। क्या? इसका बेस कैसे। तो अब यहाँ पे आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपको वस्त्र कैसे प्राप्त हुआ। क्या? वस्त्र कैसे प्राप्त हुआ। अब इसी में साइंस, अगर आप कहेंगे मैम साइंस, तो देखिए इसी में आपका साइंस जुड़ा हुआ है। अब क्या है, जब आपका यहाँ पे फाइबर होता था, पहले होता था हाथ से कताई होती थी या हैंडलूम से होती थी, इन सब से, तो उसपे क्या होता था, उसपे फिनिशिंग का प्रोसेस नहीं होता था। क्या? फिनिशिंग का प्रोसेस नहीं होता। जैसे जैसे हमारा साइंस जो है डेवलप किया, आगे की ओर बढ़ा, वैसे वैसे क्या हुआ, इस पे फिनिशिंग की परिचर्या की गई। तो ये कहीं ना कहीं आपका साइंस से भी रिलेट कर रहा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक, अब देखेंगे जो हमें टेक्सटाइल प्राप्त हुआ, वहां तो हमें क्या प्राप्त हुआ फ्रेंड्स, टेक्सटाइल प्राप्त हुआ। तो जब वहां पर टेक्सटाइल प्राप्त हुआ, हाँ, जब वहां पर टेक्सटाइल प्राप्त हुआ तो टेक्सटाइल में क्या हुआ, अब सबसे पहले हम देखेंगे वहां हमें टेक्सटाइल यानी कि पहनने योग्य वस्त्र प्राप्त हुआ था। तो टेक्सटाइल शब्द जो होता है वो टेक्सटाइलिस, क्या टेक्सटाइलिस नामक किस भाषा से, तो आप बताएंगे कि लैटिन भाषा से बना है। क्या लैटिन भाषा से बना है, कोई वस्तु जो बुनी हुई हो। क्या? कोई वस्तु जो बुनी हुई हो जिसमें एक से अधिक रेशे आपस में गूंथे हुए हो। क्या? जिसमें एक से अधिक रेशे आपस में गूंथे हुए हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका टेक्सटाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? टेक्सटाइल कहलाता है। अगर हम वस्त्र विज्ञान, वस्त्र तंतु विज्ञान की बात करते हैं, किसकी, वस्त्र तंतु, यानी कि तंतु का मतलब आपका फाइबर, तो वहां पे आपका टेक्सटाइल विज्ञान की वह शाखा है जो क्या होता है, जो हमें वस्त्र के रूप में उपयोग आने वाली समस्त पदार्थों से जुड़ी, क्या समस्त पदार्थों से जुड़ी जो क्या होती हैं, तकनीकी होती हैं, उसके साथ साथ क्या होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रोसेस जो होते हैं, के बारे में क्या करता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित क्या करता है, ज्ञान देता है। इस प्रकार तंतु विज्ञान से हमें क्या होते हैं,
विभिन्न पदार्थों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। किसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है? विभिन्न पदार्थों के बारे में। तो अगर हमारा क्या होता है, यहाँ फैब्रिक से कौन जुड़ता है? साइंस जुड़ता है। कौन जुड़ता है फ्रेंड्स? साइंस जुड़ता है। या फिर आपका टेक्सटाइल होता है, टेक्सटाइल साइंस। तो ये वह शाखा है जो क्या होते हैं, हम जिस प्रकार से वस्त्र का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं फ्रेंड्स? मैम लास्ट पेपर में रेशा और तंतु में ही मिस्टेक हो गई थी। ओके, चलिए इस बार नहीं मिस्टेक होना चाहिए क्या? इसलिए हम जितने वर्ड आपके बन सकते हैं एग्जाम में, टेस्ट से लेकर आपकी जो लाइव क्लास है यहाँ से लेकर टेस्ट तक, सारे डाउट्स हम अपने हिसाब से दूर करने की फ्रेंड्स कोशिश करते हैं। अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो उसको आप लोग बेझिझक क्लियर कर सकते हैं। क्या करेंगे फ्रेंड्स? बेझिझक आप लोग क्लियर कर लेंगे। तो जो लोग लाइव देख रहे हैं उनके लिए यही अच्छा होता है, जो आपके डाउट्स होते हैं वो आप क्लियर कर पाएंगे। अगर आप रिकॉर्डेड देखेंगे तो फिर वहां पे ये प्रॉब्लम्स आती है। ठीक, चलिए तो अब यहाँ पे टेक्सटाइल जो आपका रेशा होता है, तंतु, या अभी आगे जब हम पढ़ाएंगे तंतुक रेशा किसे कहते हैं, क्या तंतुक रेशा किसे कहते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ, उसको भी हम बताएंगे। चलिए तो लिखिए, देखिएगा यहाँ पे। अब ये क्या है, जो तकनीकी है, तकनीक के साथ साथ उसके जो सिद्धांत हैं और प्रक्रियाओं के बारे में क्या कर रहा है, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान देता है। इस प्रकार जो क्या होता है, तंतु से हमें विभिन्न वस्त्र के विषय में क्या होता है, जानकारी प्राप्त होता है। किसके विषय में? विभिन्न वस्त्र और पदार्थों के विषय में क्या होता है, जानकारी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जानकारी प्राप्त होता है। तो अब हम देखेंगे कि जब उससे जानकारी, साइंस कहीं ना कहीं हमें क्या कर रहा है, हमें अग्रसित कर रहा है। क्या अग्रसित कर रहा है? आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ जो हमारे वस्त्र होते हैं फ्रेंड्स, क्या कुछ जो हमारे वस्त्र होते हैं, कुछ ऐसे विशिष्ट स्थान हैं जहाँ के बने वस्त्र क्या होते हैं, वर्ल्ड फेमस है। क्या वर्ल्ड फेमस है? तो अगर हम बात करते हैं कश्मीर के, जो क्या होते हैं, कारपेट होते हैं, जो आपके जमीन पर बिछाने के लिए क्या कारपेट होते हैं, उसकी सुंदरता, महीनता, अति विशिष्ट डिजाइन, क्या जो उसमें अति विशिष्ट डिजाइन होती है, कारीगरी होती है। क्या होती फ्रेंड्स? कारीगरी होती है। उपयुक्त रंग योजना होता है। और महीन पोत के कारण, क्या महीन पोत के कारण ही ये जो कारपेट होता है कश्मीर का, वो कैसा होता है फ्रेंड्स? तो आप बताएंगे वो विश्व प्रसिद्ध होता है। कैसा होता है? वो विश्व प्रसिद्ध होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका होता है, इसमें कुछ गुण, कुछ क्वालिटी होती है, वो अपने क्वालिटी के लिए जाना जाता है। अगर वो विश्व प्रसिद्ध जाना जाता है तो वो अपने क्वालिटी के लिए जाना जाता है। अब जैसे उसकी क्वालिटी जो होती है वो क्या होती, वो देखने में बहुत ज्यादा आकर्षक होता है और वो बहुत बारीक होता है, बहुत मोटा नहीं होता। क्या बहुत मोटा नहीं होता, उठाने रखने में भी बहुत ज्यादा समय से, जब बारीक है तो जाहिर सी बात है हल्का ही होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? हल्का ही होगा। और उसकी अपने में कुछ क्या है, विशिष्टता होती है। जैसे हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक अलग अलग विशेषता होती है, किसी में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं तो किसी में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। तो व्यक्ति अपने विशेषताओं के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इसमें विशिष्टता होती है। विशिष्टता होने के साथ साथ जो डिजाइन होती है, क्या डिजाइन होती है, कारीगरी और उपयुक्त रंग योजना, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, क्या जो उसकी सतह होती है, उसकी बनावट होती है, वो क्या होती है, वो महीन होती है, यानी कि बारीक होती है। और इसी बारीक होने के कारण ही ये क्या है, ये आपका वर्ल्ड फेमस है, यानी कि विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करते हैं कश्मीर के जो हथकरघे थे। क्या कश्मीर के हथकरघे उद्योग की क्या होती है, मुख्य विशेषता उसकी क्या है, पश्मीना शाल है। क्या जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, तो उसकी मुख्य विशेषता पश्मीना शाल है। तो कश्मीर के हथकरघे से ये बनाया जाता था और ये भी आपका वर्ल्ड फेमस है। क्या पश्मीना शाल जो होता है ये भी अपने आप में एक अद्वितीय गुण लिए हुए होता है, इसकी भी अद्वितीय विशेषता होती है, जिसके कारण ये क्या होता है, ये प्रसिद्ध होता है। ब्रोकेट को क्या कहते हैं, बनारस का घर कहा जाता है। किसका घर कहा जाता है?
तो ब्रोकेट जो होता है इसको बनारस का घर कहा जाता है, क्योंकि ब्रोकेट जो वस्त्र होते हैं उसके निर्माण के लिए आपका फेमस कौन है, तो आपका बनारस शहर जो है ब्रोकेट के लिए फेमस है। फिर हम देखते हैं जो पटना की क्या होती है, पटोला होती है। पटना की पटोला चंदेरी जो होती है, चंदेरी की रेशमी, क्या, चंदेरी की रेशमी मलमल साड़ियां, मलमल साड़ियां, तो चंदेरी में जो होती है वो रेशमी मलमल की साड़ियां प्रसिद्ध है। बंगाल के जो होते हैं नाजुक वस्त्र, और पंजाब की क्या है, फुलकारी आदि सभी क्या है विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। तो इन सब कुछ जगहें ऐसी हैं आपकी जो क्या है विश्व में उसी के नाम से जानी जाती है। जैसे लखनऊ की चिकनकारी हो गई, क्या लखनऊ की चिकनकारी हो गई। तो ऐसे हर जगह के क्या होते हैं, ऐसे हर जगह के जो आपके क्या कपड़े होते हैं अपनी अद्भुत क्या, अपनी अद्भुत एवं विलक्षण गुण के कारण ये अलग अलग देशों में जानी जाती है, क्या अलग अलग देशों में जानी जाती हैं। और इसके अपने नाम है, क्या इसके अपने नाम है, इस नाम से। अब जैसे ब्रोकेट को बनारस का घर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रोकेट की जो कारीगरी होती है उसके लिए आपका क्या है, आपका सबसे फेमस जो सिटी होता है वो कौन सा है, तो आपका बनारस है। वैसे पटना की पटोला भी आपका क्या है विश्व प्रसिद्ध है। क्या वहाँ की पटोला जो होती है, वैसे पटोला आपको कहीं नहीं मिलता। तो हर जगह की पटोला जो होती है आपके पटना जैसे पटोला के समान नहीं होती। तो हर जगह के कपड़ों में अपने कुछ ना कुछ जो क्या होते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ के नेचुरल गुण भी समाहित होते हैं। इस वजह से वो क्या होते हैं, वो सबसे अलग होते हैं, सबसे अलग होते हैं। और जब अलग होते हैं तो उनकी विशेषता ऐसी होती है कि वो सभी देशों के बीच में अपनी विशेषता के कारण ही जानी जाती हैं। इसके कारण, विशेषता के कारण ही जानी जाती हैं। आगे देखेंगे, अगर हम देखते हैं क्या, अब आपके लिए ये चीज तो हो गया। तो अब आप जो होता है आप कोई भी चीज देखेंगे तो वहां पे आपके घर में क्या, आपके घर में जो होता है छोटे चीजों से लेकर, हमने बताया आप सुबह उठेंगे ब्रश करेंगे तो हाथ मुंह पोंछने के लिए आपको टॉवल चाहिए होगा, क्या टॉवल चाहिए होगा। किचन में आप जाते हैं कुछ आप मतलब खाना बनाते पकाते हैं कुछ भी, हाथ धुले तो हाथ पोंछने के लिए टॉवल चाहिए होता है। फिर आप नाश्ता किए तो भी हाथ में, उसके बाद जो है स्कूल का ड्रेस, आपका बैग, स्कूल बैग, ये सारी चीज अगर देखिए तो हम हर वक्त क्या, हर वक्त वस्त्र से ही टकराते रहते हैं। तो ये सारी चीजें जब अगर हमें इतना ज्यादा हमारा हमारे लाइफ में इसका उपयोग है, तो अब यह भी जान लेना आवश्यक होता है कि जो क्या होती है, जो सूचनात्मक लेबलिंग होती है, नहीं तो इसी में तो व्यक्ति क्या होता है, ठगा जाता है, धोखा खा जाता है। तो जो सूचनात्मक लेबलिंग किया जाए क्या, तो इसमें जो है अब यह दिमाग में आया, विचार यह आया कि इस पे जो आवश्यक है कि इस पे सूचनात्मक लेबल की जाए। क्योंकि क्या होती है, जो गुणवत्ता होगी, इसकी जो क्वालिटी होगी, क्या वो क्या करेगा, वो मार्केट में ब्रांड को दर्शाएगा, क्या करेगा। अब जैसे आपका बनारस का ब्रोकेट ही हो गया, तो अब उसको अपनी क्वालिटी दर्शाने के लिए कोई चिन्ह तो चाहिए होगा, कोई मानक तो चाहिए होगा। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि सूचनात्मक लेबलिंग किया जाए, गुणवत्तापूर्ण क्या हो, बाजार हो। गुणवत्तापूर्ण बाजार होने का मतलब उसमें सभी क्वालिटी विकसित हो, तो जिससे क्या हुआ जाए, जिससे वो ब्रांड जो उसके होते हैं किस ब्रांड के हैं, किस लेवल के हैं, उसको क्या किया जाए फ्रेंड्स, उसको दर्शाया जाए, तो या स्तरीकृत किया जाए। ताकि क्या होता है, जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता द्वारा क्या होती है, जो चुकाई गई कीमत होती है उसके बराबर क्या है, संतोष प्राप्त करने में सहायता मिले। नहीं तो ऐसे होता है आप जाते हैं ब्रांडेड सामान को खरीदने और ब्रांडेड सामान जो है आपको नहीं मिलता, उसी ब्रांडेड के दाम पे ही क्या करता है, जो आपका विक्रेता होता है, क्या जो विक्रेता होता है वो आपसे पैसे तो ब्रांडेड के लेते हैं, लेकिन आपको क्या करता है, डुप्लीकेट सामान दे देता है। ठीक, तो इसीलिए अब यहाँ पर
विचार ये आया कि इसके लिए कुछ तो प्रयास किया जाए जिससे इसकी क्या है, जो स्टैंडर्डता है वो क्या रहे फ्रेंड्स, वो बरकरार रहे। तो इसकी स्टैंडर्डता बरकरार रखने के लिए इस दिशा में क्या किए गए, महत्वपूर्ण प्रयत्न किए गए। अब जो क्या है भारतीय मानक संस्था, क्या भारतीय मानक संस्था जो थी, भारतीय मानक संस्था क्या इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, क्या इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया, जो कि क्या है अस्त्रीकृत वस्त्रों को फर्स्ट ग्रेड का, क्या जो अस्त्रीकृत वस्त्र होते हैं उसको फर्स्ट ग्रेड का सर्टिफिकेट, क्या सर्टिफिकेशन चिन्ह देती है। तो सर्टिफिकेशन चिन्ह देने का मतलब सभी जो अस्त्रीकृत वस्त्रों को फर्स्ट सर्टिफिकेशन चिन्ह देती है। तो सभी जो आपके क्या होते हैं, जो आपके उत्तम क्वालिटी के होते हैं, क्या उत्तम क्वालिटी के होते हैं, अपने सभी गुणों से क्या होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, मजबूत होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, मजबूत होते हैं। तो उसमें जाहिर सी बात है, अब जब आप बेस्ट काम करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इतना समझते रहिए कि जब आप क्या करते हैं, जब आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, क्या बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, अपने टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हुए होते हैं, क्या करते हैं, अपने हर टॉपिक को बहुत अच्छे से आप पढ़े हुए होते हैं। तो जब अपने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से आप पढ़े हुए होते हो, तो आप क्या करते हो, आप जो है टेस्ट में बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हो। कैसा करते हो, तो आप टेस्ट में बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हो, और जब टेस्ट में आप बेहतर प्रदर्शन करते हो तो आप समझ सकते हो। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड तभी मिलता है जब क्या होता है, जब उत्तम क्वालिटी के क्या किए गए हो, रेशे से उस वस्त्र का निर्माण किया गया हो, अच्छी डिजाइन्स हो, अच्छे कलर्स किए गए हो, क्या अच्छे कलर्स किए गए हो, ये सारी विशेषताओं के होते हुए उसमें क्या होता है, उसको जो है फर्स्ट का जो है सर्टिफिकेशन चिन्ह देती है। वो चिन्ह कौन देता है, तो वो चिन्ह आपका ISI देता है। कौन देता है, ISI देता है। तो अब क्या होता है, अब सभी जितने स्तरीकृत वस्तु होते हैं, क्या जितने स्तरीकृत वस्तु होते हैं, यानी कि जो आपका ओरिजिनल सामान होता है, कैसा होता है, जो आपका ओरिजिनल सामान होता है, उस पर क्या किया जाता है, उस पर फर्स्ट ग्रेड का चिन्ह लगाया जाता है। किसका चिन्ह लगाया जाता है, फर्स्ट ग्रेड का चिन्ह लगाया जाता है। अब हमारा आप लोग से ये क्वेश्चन ये है, क्या हमारा आप लोग से एक क्वेश्चन ये है कि सूती कपड़ों पर, कॉटन के कपड़ों पर किसका चिन्ह लगा होता है, किसका चिन्ह लगा होता है। तो सूती वस्त्र पर किसका चिन्ह लगा होता है, सभी लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पे ISI का चिन्ह लगाया जा रहा है। तो हमने आपसे ये पूछा कि सूती वस्त्रों पर किसका चिन्ह लगाया जाता है। चलिए फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे। राइजिंग, चलिए संगीता श्रीवास्तव, वंदना चौधरी, यगमार्क, और बाकी लोग भी आंसर करें। सभी लोग आंसर करेंगे फ्रेंड्स, देखते हैं कितने लोग का सही होता है। चलिए फटाफट से सभी लोग आंसर कर दें। ISI अनीता यादव, और बाकी लोग भी करें। आप लोग आंसर करोगे बेटा, आपका कंफ्यूजन, आपका डाउट जो है दूर होगा। क्या डाउट दूर होगा, तो आपके लिए बेस्ट यही होता है कि आप आंसर करें। क्या आप लोग आंसर करें। चलिए तो सभी लोग आंसर करेंगे फ्रेंड्स, और बाकी बच्चे जो भी लोग लाइव हैं सभी लोग आंसर करेंगे। गर्मी लग रही है। सभी लोग आंसर करेंगे। तो आप लोग का आया ISI। तो अब जो आपका सूती वस्त्र होता है, क्या होता है, सूती वस्त्र होता है। इसको हमने बताया भी है, और YouTube पे भी इसकी पब्लिक वीडियो पड़ी हुई है। क्या इसकी पब्लिक वीडियो पड़ी हुई है। देखिए आप लोग क्या करते हो, वीडियो को इग्नोर अगर करते हो, नहीं देखते हो,
उसमें आप लोग का ही घाटा होता है। क्या आप लोग का ही घाटा होता है। अभी यूट्यूब पे उठा के देख लीजिए, क्या देख लीजिए, जो अभी नेट का आपका पेपर हुआ, कितने सारे क्वेश्चन आपके पब्लिक वीडियो से आ चुके हैं। अभी जस्ट जो नेट का 12 जुलाई को एग्जाम था, हमने जो नेट लेवल का पढ़ाया था उसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए, एक नहीं कई आए हुए हैं। नहीं, अब देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर आया है वो राइट आंसर क्या है फ्रेंड, तो यहाँ पे राइट आंसर वंदना चौधरी ने दिया है। वो किसका चिन्ह लगता है, तो आपके सूती कपड़े जो होते हैं उस पे यज्ञ मार्क का चिन्ह लगता है। किसका चिन्ह लगता है, तो सूती कपड़ों पर सूती कपड़ों पर किसका चिन्ह लगता है, यज्ञ मार्क का चिन्ह लगता है। और हमने ये चीज यूट्यूब पर पढ़ाया भी था। क्या यूट्यूब पर पढ़ाया भी था, वो वीडियो प्राइवेट हो गई है, बस अंतर इतना आया है। और रही बात जैसे आपने बताया कि संगीता जी सेंफोराइजिंग, सेंफोराइजिंग तो ये क्या करता है, ये प्रूफ देता है कि वस्त्र जो होगा अब सिकुड़ेगा नहीं। क्या वस्त्र जो आपका होगा वो अब सिकुड़ेगा नहीं, इस बात की वो गारंटी देता है। वो किसी प्रकार का मानक नहीं है, किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है। क्या वो किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं है। तो आपका अगर सूती वस्त्र पूछता है कि सूती वस्त्र जो होता है उस पर किसका चिन्ह लगाया जाता है फ्रेंड्स, तो सूती वस्त्र पर आपके किसका चिन्ह लगाया जाता है, आपके यज्ञमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है, यज्ञमार्क का लगाया जाता है। वहीं पे अगर आप पूछते हैं कि उलन कपड़ों पर किसका चिन्ह लगाया जाता है, तो आप बताएंगे कि उलन जो कपड़े होते हैं उस पे किसका चिन्ह लगाया जाता है, उस पे जो है आपके बोल मार्क का चिन्ह लगाया जाता है। किसके, बोल मार्क का। वैसे जो आपके सिल्क के कपड़े होते हैं, क्या होते हैं, सिल्क के कपड़े होते हैं, उस पे किसका चिन्ह लगा होता है, तो सिल्क के कपड़ों पर सिल्क मार्क। जैसे ऊनी कपड़ों पर आपका हो गया, ऊनी कपड़ों पर क्या लगेगा, बोल मार्क। ऊन के गोले जैसा जो आपका ऐसे ऐसे होता है, ऐसे 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 से रहता, ऐसे बना रहता, उनके गोले जैसा होता है, ऐसा चिन्ह क्या होता है, बना रहता है। तो वो लगता है ऊनी कपड़ों पर। उसके बाद जो आपके रेशमी वस्त्र होते हैं उस पे क्या लगता है, उस पे सिल्क मार्क लगता है। क्या लगता है, उस पे सिल्क मार्क लगता है। तो आपके जो बोल मार्क होता है वो ऊनी वस्त्रों पर, सिल्क मार्क जो होता है वो रेशमी वस्त्रों पर, यज्ञ मार्क जो होता है वो आपके कॉटन के वस्त्रों पर लगता है। सेंफोराइजिंग जो आपने बताया, सेंफोराइजिंग जो होता है वो इस बात की गारंटी देता है कि वस्त्र जो होगा अब कभी भी सिकुड़ेगा नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, क्योंकि टीजीटी में जो होते हैं फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या टीजीटी में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप लोग ये छोटी छोटी सी चीजें तो ये पता होनी चाहिए सबको। मान लीजिए हमने पूछ ही लिया, क्या हमने पूछ लिया तो हमें पता चल गया, हमें तो ये लग रहा था कि इतनी इजी चीज है ये तो आप लोग को पता ही होंगी, क्या हमको तो यही लग रहा था। चलिए, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन आपके आते भी हैं। क्या ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में आते भी हैं। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आए गलत नहीं करना है, इसीलिए हम छोटा छोटा चीज जो बेसिक चीजें हैं वो भी आप लोग को बता रहे हैं फ्रेंड्स। क्या वो भी आप लोग को बता रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल। तो वस्त्र विज्ञान का यहाँ पे हम लोग महत्व को देखेंगे कि वस्त्र विज्ञान जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है या इसके महत्व क्या है। अब सबसे पहले जब आप क्या करते हैं, वस्त्र विज्ञान के महत्व के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या आता है, प्रयोजन आता है। जब प्रयोजन आता है तो आप कोई भी कपड़ा खरीदने जाते हो, क्या करते हो फ्रेंड्स, आप कोई भी कपड़ा खरीदने जाते हो तो आपके दिमाग में ये आता है कि ये जो प्रयोजन में, आपका प्रयोजन का मतलब ये है
कि कपड़ा जब आप खरीदते हो तो आपके दिमाग में आता है कि ये किस उद्देश्य के लिए या किस काम के लिए क्या किया जा रहा है फ्रेंड्स, खरीदा जा रहा है। तो किस लिए ये खरीदा जा रहा है, तो खरीदा जाने का मतलब ये था कि जो यहाँ पे अभी जैसे स्कूल ड्रेस हुआ, क्या स्कूल ड्रेस हुआ तो वो डेली स्कूल के लिए यूज के लिए आप खरीदेंगे। उसके बाद जो आप आज से जाते हैं पर डे यूज के लिए, क्या पर डे यूज के लिए आप कपड़े खरीदेंगे। कहीं आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, क्या इंटरव्यू के लिए जाना है तो उसके लिए आप विशेष कपड़ों को खरीदेंगे, क्या कुछ विशेष कपड़ों के। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कोई भी जो यहाँ पे इम्पोर्टेंस होती है तो सबसे पहले आपको ये तय कर लेना है कि ये किस प्रयोजन के लिए खरीदा जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, ये किस काम के लिए, ये आपका क्लियर होना चाहिए। जब ये आपका क्लियर होता है तो आप जो कपड़े की शॉपिंग करते हैं वो आपका वेस्ट नहीं जाता है, क्या फ्रेंड्स, वो आपका वेस्ट नहीं जाता है। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं जो क्या होती है वस्त्र की कार्य क्षमता, क्या वस्त्र की जो कार्य क्षमता होती है। तो कार्य क्षमता से तात्पर्य फ्रेंड्स ये होता है कि जो वस्त्र आप खरीद रहे हैं, क्या जो वस्त्र आप खरीद रहे हैं वो कितना मजबूत है, कितना टिकाऊ है, क्या वो दैनिक जीवन में हम उसका उपयोग कर सकते हैं या नहीं। जैसे आपके पार्टी वियर कपड़े होते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड्स, पार्टी वियर कपड़े होते हैं। तो पार्टी वियर कपड़े में क्या होता है कि वो आप किसी विशेष, जैसे कोई बर्थडे पार्टी हुआ, कोई किटी पार्टी हुआ, या फिर आपका कोई शादी विवाह या कोई उत्सव हुआ या कोई कल्चरल प्रोग्राम हुआ, तो सबके लिए अलग अलग उससे कपड़े खरीदे जाते हैं, क्या। तो आपको उसमें ये देखना है कि अगर ये हम कपड़े ले रहे हैं तो इसकी कार्य क्षमता का मतलब इसका टिकाऊपन, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये सब चीजों को भी ध्यान में रखकर आपको क्या करना है, वस्त्र को खरीदना है। तो टिकाऊपन में आपकी जो क्या होती है, टिकाऊपन जो इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है। तो अब टिकाऊपन में क्या होता है, अब यहाँ पे तो आप वस्त्र की कार्य क्षमता को देख लिए, क्या कार्य क्षमता को देख लिए कि वो कितने प्रकार से हम कहाँ कहाँ पर उसको प्रयोग कर सकते हैं। अब बहुत सारे, अगर आप सिंपल क्या करते हैं, आप अगर सादगी पर बल देते हैं, वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा बल किस पर दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा बल सादगी पर दिया जा रहा है। और वर्तमान समय में सबसे ज्यादा यही पॉपुलर भी है, क्या, चाहे वो आपका मकान का निर्माण हो, क्या चाहे वो आपका भवन निर्माण हो, या फिर आपके घर की साज सज्जा सजावट या घर के फर्नीचर या कुछ भी हो, तो हर इंसान सादगी पर ही बल दे रहा है। तो अगर आप ऐसे जो होते हैं, अब यहाँ पे कार्य क्षमता, तो आप ऐसे वस्त्रों को अगर खरीदते हैं तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, आप उसको कई प्रयोजन से कई जगहों पर पहन सकते हैं। रही बात वस्त्रों को ये भी देखना है कि इसकी जो टिकाऊपन है, क्या इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कितनी है, तो इसको भी ध्यान में रखकर क्या करना है, वस्त्र को खरीदना है। फिर वस्त्र की जो सुंदरता होती है एवं आकर्षक, क्या, तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो वस्त्र की सुंदरता होती है, सबसे पहले लोग किस पर ध्यान देते हैं, जब हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम उसके ब्यूटी पर जाते हैं, किस पे, ब्यूटी पर जाते हैं, यानी कि सुंदरता पर जाते हैं। हम ये भी नहीं देखते कि ये रेशा कितना मजबूत है कितना नहीं। अगर कोई वस्त्र हमें बहुत अच्छे से पसंद आ जाता है तो उसमें थोड़ी कमियां भी रहती है तो भी हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं। तो आपको ये नहीं देखना, यहाँ पे वस्त्र की सुंदरता और आकर्षक पर भी ध्यान रखना है कि वो किसके लिए। अब जैसे आपको स्कूल जाना है या आपको कोचिंग क्लास के लिए जाना है, तो अब वस्त्र की सुंदरता, आपने खूब चमकते हुए बढ़िया सिल्क के अच्छे जरी धागों से कढ़ाई हुए सिल्क के कपड़ों को पहन के जाएंगे, तो क्या वहां पे वो आपका आकर्षक, क्या या उसकी सुंदरता दिखेगी वहां पे। उसकी सुंदरता तो वहां दिखती है जहां उस लेवल के कपड़े पहने जाते हैं। उसकी सुंदरता किसी पार्टी में आप जाएंगे तो वहां दिखेगी, क्योंकि वो ऐसे कपड़े अगर आप पहन के आ भी जाते हैं तो क्या होता, वो लोगों के निगाहों में इरिटेट, कहीं ना कहीं वो लोगों को इरिटेट करने लगता है कि भैया इतने पार्टी वियर कपड़े स्कूल और संस्था में नहीं चलते हैं, क्या नहीं चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिंपल कपड़े चलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्या ये भी ध्यान में रखना है। आकर्षक का मतलब ये थोड़ी नहीं कि सुंदर लग रहा खूब चमकता धमकता आप खरीद लीजिए
और डेली आप कॉलेज पहन के जाइए, क्या कॉलेज पहन के जाइए, तो इससे भी तो काम नहीं चलेगा। उसके बाद कलर जो होता है, तो कलर का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। उचित रंग का मतलब ये है, अगर बच्चा क्या है, अगर बच्चा बाल्यावस्था का है, अगर बच्चा जो है बाल्यावस्था में है, दुबला पतला है, तो उसे डार्क कलर का प्रयोग करेंगे, बड़े बड़े फ्लावर्स वाले कपड़ों का उसके ऊपर अच्छा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा। वहीं पर अगर एडोलसेंस की एज में है तो भी चटकीले रंग जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब व्यक्ति एडल्ट एज में या फिर ओल्ड एज में जाता है तो वहां पे बहुत ज्यादा भड़कीले कलर जो होते हैं वो अच्छे नहीं लगते। तो किस स्टेज के व्यक्ति के लिए कपड़ों का चयन करना है, इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे विशेष। तो उचित रंग का मतलब आपका वही हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे किस्म और श्रेणी। तो किस किस्म का जो है आपको कपड़ा लेना है, क्या आपको कॉटन का लेना है, या कॉटन जैसे कॉटन आती है उसमें भी कई श्रेणी आती हैं, आपके फर्स्ट क्वालिटी की होती है, सेकंड होती है, आपके थर्ड होती है, क्या होती है थर्ड होती है। तो जब कई क्वालिटी के आते हैं तो आपको किस क्वालिटी का लेना है ये आप पहले से ही निश्चित कर लीजिए, तय कर लीजिए, तब आप वहां पर दुकान पे जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। फिर उसके बाद बात करते हैं मूल्य। तो आप जो है मूल्य को भी ध्यान में रख के ही जाते हैं कि आपको जो शॉपिंग करनी है वो क्या है, वो आपको 1000 रुपए तक ही करनी है, क्या 1000 रुपए तक ही करनी है। तो आप उसी लेवल के कपड़ों को देखिए, क्या उसी लेवल के कपड़ों को देखिए, तो भी आपको वस्त्र खरीदने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अब आपके जेब में जो है 1000 रुपए है और आप उनसे कह रहे हैं कि 4000 5000 के कपड़े दिखाइए, क्या तो क्या वो आप कपड़े खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए मूल्य को भी आप समझ कर जाइए कि इतने रेंज तक के कपड़े हमें खरीदने हैं, इस रेंज तक किस श्रेणी के कपड़े मिल जाएंगे, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर वस्त्र का वो करना चाहिए। उसके बाद उसका जो सौंदर्यात्मक पक्ष होता है, तो कपड़े का भी अपनी एक विशेषता होती है, उसके भी अपने क्या होते हैं, ब्यूटी का एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। तो उसके सौंदर्यात्मक जो पक्ष होते हैं उसको ध्यान में रखकर ही हम लोग क्या करते हैं, कपड़ों का चयन करते हैं। उसके बाद फैशन की शैली। अब जो है फैशन की शैली को हमें क्या करना है, विशेष ध्यान रखना। अभी जो इस समय वर्तमान में फैशन की शैली चल रही है वही शैली जो है हमें खरीदनी है, क्या। अब हम बहुत ज्यादा आउट वो खरीद लाते हैं, कोई भी आउट कपड़ों का कलेक्शन कर लेते हैं, तो क्या होता है वो हम एक दो बार पहनते हैं, फिर क्योंकि वो फैशन में नहीं होता तो पहनने का मन नहीं करता। तो इसलिए कपड़े का जो है क्या है, चुनाव करते समय फैशन का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आपका है वस्त्र की धुलाई। तो आप कपड़े का चुनाव ऐसे करें जो क्या होते हैं, सीधे हैंड से वॉश किए जा सके, जो आपके पास सुविधा हो। बहुत ज्यादा आप महंगे वस्त्र ना खरीदें कि उसकी धुलाई में प्रॉब्लम्स हो, बार बार आपको क्या करना पड़े, बार बार जो है आपको ड्राई क्लीनिंग मास्क के लिए देना पड़े, उसके लिए अलग से पैसे व्यय करने पड़े। तो ऐसे कपड़ों का चुनाव नहीं करना चाहिए, इसको भी ध्यान में रखकर वस्त्र का चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट वस्त्रों की देख रेख एवं सुरक्षा। तो अब इसकी गुणवत्ता यह दर्शाता है कि वस्त्र जो होती है उस क्वालिटी की तभी बनी रहेगी, क्या उस क्वालिटी की तभी बनी रहेगी जब आप क्या करेंगे, उसकी केयरिंग करेंगे, क्या उसकी केयरिंग करेंगे, उसकी देख रेख करेंगे। उसको ऐसे नहीं कि पहन के आए उसमें धूल मिट्टी गंदगी सारी चीजें पड़ी हुई हैं और आप उसको रख देते हैं, उसको हफ्ते 10 दिन तक क्या करते हैं, क्लीन ही नहीं करते। तो उससे रेशा भी प्रभावित होता है, आपका कपड़ा भी प्रभावित होता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो होता है पसीना और ये सब चीजें भी लग जाती हैं। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पे देख रेख। उसके बाद जो क्या होता है, सुरक्षा। अब देख रेख का मतलब सुरक्षा, जब आप सुरक्षा करेंगे तो अगर आप क्या करते हैं, अगर आप बहुत ही क्वालिटी का कपड़ा खरीद कर लाए हुए हैं, फर्स्ट क्वालिटी का कपड़ा, अगर आप सुरक्षा नहीं करते हैं तो वो फर्स्ट क्या थर्ड क्वालिटी का भी नहीं रह जाता। तो इसलिए उसकी सुरक्षा भी आवश्यक है। फिर अगर हम बात करते हैं संचयन। तो संचयन का मतलब जो क्या करना है, आपको वस्त्र को किस प्रकार से रखना है, कहाँ पर रखना है, नमी युक्त स्थान पर नहीं रखना है, किस जगह किस प्रकार से आप रखेंगे कि उस पर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बैक्टीरिया प्रभावित ना कर पाए, ना किसी प्रकार का फंगस लगे और ना ही किसी प्रकार के दाग धब्बे लगे।
अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे तो हमने उसके महत्व को देखा। अब सबसे पहले हम देखेंगे जो टेक्सटाइल की क्या होती है, टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी। क्या टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी, तो टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी का मतलब टेक्सटाइल की शब्दावली। टेक्सटाइल की शब्दावली। तो टेक्सटाइल जो होता है, टेक्सटाइल की शब्दावली में जो होता है वो क्या होगा, तो टेक्सटाइल की शब्दावली में सबसे पहले हम देखते हैं इलास्टिसिटी। क्या इलास्टिसिटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये किसी भी एग्जाम में आ जाते हैं। एलटी में से यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और हमने देखा कई एग्जाम्स में आए हैं हुए हैं। तो इसको आप लोग को कुछ जो है शब्दावली बता दे रहे हैं, बाकी जितने शब्दावली आगे मिलने के चांसेस है वो नहीं बता रहे हैं। जो नहीं मिलेंगे और जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इम्पोर्टेंस की दृष्टि से ही शब्दावली को बता रहे हैं, क्या शब्दावली को बता रहे हैं, तो इसको आप लोग रट के रखिएगा। क्या रट के, तो जो आपकी इलास्टिसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में प्रत्यास्थता बोलते हैं। तो ये क्या होता है, खींचने के उपरांत क्या करता है, पूर्वाकृत जो है वापस ग्रहण करने की क्षमता होती है। पूर्वाकृत वापस ग्रहण का करने की क्षमता का मतलब ये होता है जैसे अभी वर्तमान में होता है, उसके बाद क्या होता है, जैसे यहाँ पे खींचने के उपरांत जो होता है पूर्वा। अब जैसे जिस कपड़े में क्या होती है फ्रेंड्स, स्ट्रेचबिलिटी होती है। क्या होती है, स्ट्रेचबिलिटी होती है। मान लीजिए ये कपड़ा, तो ये कॉटन है, क्या ये कॉटन है, तो इसमें कोई स्ट्रेचबिलिटी नहीं है, जैसा का है तैसा। लेकिन कुछ कपड़े होते हैं जो लंबाई में खींचते हैं तो इतने तक आ जाते हैं, क्या इतने तक आ जाते हैं। और उसको जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग उसको छोड़ देते हैं, फिर वो अपना पूरा आकार जो होता है वो ग्रहण कर लेता है। क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। तो जैसे जो रबड़ बैंड होता है, क्या होता है, जो रबड़ बैंड होता है, तो रबड़ बैंड को हम लोग क्या करते हैं, उसको खींचते हैं लंबाई में तो वो फैल जाता है, और जैसे ही उसको छोड़ते हैं वो तुरंत अपने पहले जैसे आकार में आ जाता है। तो वो आपकी क्या कहलाती है, तो वो आपकी जो होती है इलास्टिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। दूसरा आपका आएगा रेसिलेंसी, यानी कि प्रतिस्कंदता। क्या आएगा फ्रेंड्स, प्रतिस्कंदता। तो रेशो की जो क्या होती है, मूल रूप क्या होता है, अपने मूल रूप को वापस ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, वो आपकी रेसिलेंसी होती है। क्या होती है, रेसिलेंसी होती है। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर सूत संख्या। क्या सूत संख्या, तो धागों की जो बारीकी होती है, क्या होती है, धागों की जो बारीकी होती है उसका माप किसमें किया जाता है, तो 1000 मीटर धागे का वजन। क्या जो आपके 1000 मीटर धागे का वजन होता है, तो अगर धागों की सूत या संख्या में तो उसकी बारीकी का माप किया जाता है। वस्त्र गुणांक जो होता है, प्रति इंच धागे में कपड़ों की संख्या को मापना। क्या प्रति इंच धागों में किसको मापना, तो कपड़े की संख्या को मापना, ये आपका वस्त्र गुणांक कहलाता है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कैल्को। क्या है फ्रेंड्स, कैल्को। तो साधारण बुना हुआ वस्त्र जिसकी चौड़ाई क्या होती है, 120 सेंटीमीटर होती है, वो किसके नाम से जाना जाता है, वो कैलिको के नाम से जाना जाता है। कैम्ब्रिक जो होता है ये क्या है, ये महीन सादी बुनाई वाला कैसा वस्त्र है, तो आप बताएंगे ये महीन सादी बुनाई वाला सूती वस्त्र है। कैसा वस्त्र है, सूती वस्त्र है। नेक्स्ट आपका है जो क्रेप बुनाई द्वारा क्या होता है, कपड़े की एक सतह में सलवटे डालना। किसकी, एक सतह में, दोनों सतह में नहीं डाले जा रहे हैं। यहाँ पे जो क्रेप है वो बुनाई द्वारा कपड़े की एक सतह पर, जैसे आगे होते हैं तो आगे पे चुनर टुनर ज्यादा पड़े होते हैं, कोई डिजाइन विकसित करना हुआ उसमें, तो उसके बाद पीछे वाले पर नहीं होते, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि एक ही सतह पर, किस पर, एक ही सतह पर। नेक्स्ट जो होता है डेनिम। क्या डेनिम एक क्या है, भारी सूती कपड़ा है। डेनिम क्या है फ्रेंड्स, ये एक भारी सूती कपड़ा है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, टेंटरिंग की। किसकी, टेंटरिंग की। तो वस्त्र निर्माण में क्या होता है, चौड़ाई की असमानता को दूर करना क्या कहलाता है फ्रेंड्स, टेंटरिंग कहलाता है।
हम्म। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर टेंटरिंग हुआ। टेंटरिंग क्या होता है, वस्त्र निर्माण की क्रिया में क्या होता है, चौड़ाई में हुई जो क्या होती है, असमानता होती है। जो किनारे थोड़ा बहुत मुड़े हुए होते हैं, उस असमानता को दूर करने के लिए कौन सी परिचर्या की जाती है, तो वो आपकी टेंटरिंग की परिचर्या की जाती है। किसकी की जाती है, टेंटरिंग की। नेक्स्ट आपका है कैलेंडरिंग की अंतिम रूप से चिकना बनाना। जो कैलेंडरिंग की परिचर्या होती है वो क्या होती है, वस्त्र को अंतिम रूप से, अंतिम रूप का मतलब होता है लास्ट, क्या लास्ट बार। तो क्या होता है, वस्त्र को अंतिम रूप से चिकना करना, ये क्या कहलाता है, ये जो है कैलेंडरिंग का प्रोसेस कहलाता है। अब वहां पे हमारा जो आ गया, ये क्वेश्चन क्या हुआ, ये जो हमारी मर्सराइजिंग है, क्या जो मर्सराइजिंग है ये वस्त्र की सतह को क्या करता है, ये भी वस्त्र की सतह को चिकना बनाता है। और जो मर्सराइजिंग की प्रक्रिया होती है वो किस पर होती है, तो मर्सराइजिंग की प्रक्रिया जो होती है विशेषकर जो होती है वो कॉटन के वस्त्रों पर होती है। किस पर होती है, कॉटन के वस्त्रों पर की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो आपका साइजिंग है, क्या वस्त्र जो आपका साइजिंग है यह क्या करता है, यह वस्त्र के सतही दोषों को छिपाना है। क्या करना है, छिपाना है। मोयरिंग है जो वो वस्त्र पर लहरदार क्या करना, नमूने अंकित करना। नैपिंग जो है वस्त्र की सतह पर क्या करना, रोए काटना। अपहोल्स्ट्री फर्नीचर ढकने के लिए 2021 में आया हुआ है। एक ताना जो होता है वो बुनाई के लिए लंबवत धागे को किसके नाम से जानते हैं, ताना के नाम से जानते हैं। बाना जो होता है बुनाई में प्रयुक्त अनुप्रस्थ धागा होता है। क्या बाना जो होता है वो बुनाई में प्रयुक्त अनुप्रस्थ धागा होता है। एम्बोसिंग जो होता है, एम्बोसिंग ये वस्त्र पर उभारा, क्या वस्त्र पर उभारा हुआ क्या होता है फ्रेंड्स, वस्त्र पर उभारा हुआ नमूना होता है। कैसा होता है, तो वस्त्र पर जो है उभरा हुआ नमूना होता है, वो किसके नाम से जाना जाता है, तो वो एम्बोसिंग के नाम से जाना जाता है। क्या एम्बोसिंग के नाम से जाना जाता है। तो वो हमारे कुछ शब्दावलियां रहे, कल आप लोग पढ़े क्या आएंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। क्या पढ़ के आएंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे जो प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, क्या टेक्सटाइल फाइबर, तो जो वस्त्रोपयोगी रेशे के गुण है उसको हम लोग देखेंगे। क्या करेंगे, वस्त्रोपयोगी रेशों के गुण। तो सबसे पहले उसकी लेंथ देखते हैं। अगर हम लेंथ देखते हैं तो लंबाई के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है, तो लेंथ अगर हम देखते हैं तो लंबाई के आधार पर ये कितने प्रकार का, आप बताएंगे कि 3 प्रकार का होता है। पहला फिलामेंट होता है, दूसरा छोटे एवं स्टेपल फाइबर्स होते हैं, क्या छोटे रेशे एवं स्टेपल स्टेपल फाइबर्स। तीसरा जो होता है रेशों की रस्सी, किसकी रस्सी, रेशों की रस्सी यानी कि फिलामेंटो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, तो ये जो होता है फिलामेंटो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, तो फिलामेंटो के नाम से ये जाना जाता है। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो डायमीटर होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, जो डायमीटर होता है या फिर आकार या फिर डेनियर, जो डायमीटर होता है फ्रेंड्स लेंथ में, अब इसको हम लोग देखेंगे। पहला आपका क्या है, डायमीटर, दूसरा आकार, तीसरा आपका डेनियर। तो अब आपको ये समझना है कि डायमीटर क्या है और डेनियर क्या है। क्या डायमीटर क्या है और डेनियर क्या है, तो यहाँ पे जो आपके क्या होते हैं प्राकृतिक तंतुओं में, क्या प्राकृतिक तंतुओं में जो बारीकी होती है यानी कि महीनता होती है, उसकी अपनी अलग एक विशेषता होती है। क्या उसकी अपनी एक अलग विशेषता होती है। महीनता को किसमें मापा जाता है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्या अगर महीनता, प्राकृतिक रेशे जो होते हैं उसकी महीनता को किसमें मापा जाता है, तो उसकी जो महीनता होती है फ्रेंड वो किस में मापा जाता है, तो उसकी महीनता माइक्रोन में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, उसकी महीनता जो होता है माइक्रोन में मापा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अगर कि प्राकृतिक तंतुओं को किसमें, उसकी महीनता को
किसमें मापा जाता है, तो आप बताएंगे प्राकृतिक तंतुओं की महीनता जो होती है उसको किसमें मापा जाता है, तो उसमें जो है माइक्रान में। किसमें मापा जाता है, माइक्रान में। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्या होते हैं जो मानव निर्मित, कैसे, जो मानव निर्मित तंतुओं की महीनता, क्या मानव निर्मित तंतुओं की महीनता को डेनियर में मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, डेनियर में मापा जाता है। इसमें इकाई की लंबाई क्या होती है, अगर मापा जाता है तो डेनियर के जो धागे का निर्धारण होता है, ये भी टीजीटी में आया हुआ है, 9000 मीटर। धागे के तंतुओं को क्या किया जाता है, वजन द्वारा किया जाता है। तो जो 9000 मीटर धागे या क्या होते हैं तंतुओं के वजन द्वारा किया जाता है, किसका निर्धारण, डेनियर का निर्धारण। किसका निर्धारण, डेनियर का। इसमें इकाई की लंबाई के वजन को क्या होता है, ग्राम में बताया जाता है। किस में बताया जाता है, ग्राम में बताया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जो महीन कपास होता है, रेशम होता है और उसके साथ साथ ऊन होता है, ये 1 से 3 डेनियर का होता है। कितने डेनियर का होता है, 1 से 3 डेनियर का होता है। कपास, ऊन या अल्पाका से बने जो क्या होते हैं, रेशे होते हैं, वो आपके 5 से 8 डेनियर के होते हैं। कितने डेनियर का होते हैं, 5 से 8। उसके बाद गलीचे का जो ऊन होता है उसका जो आकार होता है वो कितना होता है, वो आपका 15 डेनियर होता है। कितना होता है, तो वो जो होता है आपका 15 डेनियर होता है। कितना होता है, तो आप बताएंगे 15 डेनियर होता है। अब उसके साथ साथ जो परिधान होता है इंपॉर्टेंट है। परिधान तंतुओं के डेनियर की श्रेणी कितनी होती है, तो ये जो होती है फ्रेंड्स 1 से 8 डेनियर होती, 7 डेनियर। कितनी, 1 से 7। और उसके साथ साथ गलीचे के तंतुओं का जो आकार होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, तो वो आपके कितना होता है, तो आपके 15 से 24 होता है। कितना होता है, 15 से 24 होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि जो क्या होता है महीन कपास होता है, क्या महीन कपास होता है। महीन कपास के साथ साथ यहाँ पे सिल्क भी शामिल है, वूल भी शामिल है, तो वो कितना, 1 से 3 डेनियर का होता है। कपास या ऊन या फिर अल्पाका जो होता है, क्या अल्पाका होता है, वो आपके 5 से 8 डेनियर का धागा प्राप्त होता है। गलीचे के ऊन का आकार जो होता है वो क्या होता है, वो बड़ा होता है, इसलिए उसका डेनियर जो होता है वो कितना होता है, 15 डेनियर होता है। कितना, 15 डेनियर। तो अब जो हम वस्त्र पहनते हैं, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो वस्त्र हम पहनते हैं उसमें कितने डेनियर धागों का प्रयोग किया जाता है। जो वस्त्र हम ग्रहण करते हैं उसमें कितने डेनियर धागों का प्रयोग किया जाता है, ये चीज आप लोग से बताएंगे। तो आप बताएंगे 1 से 7। क्या 1 से 7 डेनियर धागों का प्रयोग किया जाता है। और जो क्या होते हैं गलीचे के तंतुओं का आकार होता है वो कितना होता है, वो 15 से 24 डेनियर होता है। कितना होता है, 15 से 24 डेनियर होता है किसका, गलीचे का आकार। नेक्स्ट देखेंगे तंतुओं का अनुप्रस्थ काट की रचना देखेंगे। तो तंतुओं के अनुप्रस्थ काट की रचना जो होती है, कपास का चपटा अंडाकार ल्यूमन तथा ऐंठन युक्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे ऊन जो होता है अंडाकार से गोलाकार, गोल एक दूसरे पर छाई हुई सल्कें इस प्रकार का होता है। फिर अगर हम त्रिभुज में देखते हैं तो त्रिभुज में कौन होता है, सिल्क होता है। कौन सिल्क होता है, जो कि किनारे पर कैसा होता है, गोल किनारे होते हैं, त्रिभुजाकार होता है ये, और उसके साथ साथ गोल किनारे होते हैं। फ्लैक्स जो होता है वो लिलन को ही कहते हैं, किसको कहते हैं, लिलन को। तो फ्लैक्स का जो क्या होता है उसका अनुप्रस्थ काट होता है वो आपका कैसा दिखाई देता है, तो उसका अनुप्रस्थ काट जो होता है षटकोणीय दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, षटकोणीय। फिर नायलॉन डेक्रान जो होता है ये दोनों क्या करते हैं, वृत्ताकार डेनियर में एक रूप में, क्या एक रूप में। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे रेयान है ये वृत्ताकार दानेदार दिखाई देता है। क्या होता है, रेयान जो होता है उसकी अनुप्रस्थ काट जो होती है वृत्ताकार दानेदार दिखाई देता है। क्या होता है, रेयान जो होता है उसकी अनुप्रस्थ काट जो होती है वृत्ताकार दानेदार दिखाई देता है। क्या होता है, रेयान जो होता है उसकी अनुप्रस्थ काट जो होती है वृत्ताकार दानेदार दिखाई देता है। क्या होता है, रेयान जो होता है उसकी अनुप्रस्थ काट जो होती है वृत्ताकार दानेदार दिखाई देता है।
अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग कल की क्लास में करेंगे क्या, इसके आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग कल की क्लास में करेंगे। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फूड एडल्ट्रेशन। उसके बाद जो है नेक्स्ट कल दूसरे पार्ट में आपको मिल जाएगा फूड प्रिजर्वेशन। क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, फूड प्रिजर्वेशन। तो अब इस क्लास को कल हम लोग देखेंगे। पहले ये सारी चीजें जो मेन मेन है रट लीजिए, फिर हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। क्या टॉपिक वाइज चलेंगे, जिससे ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन में भी आप लोग को समझ में आए। क्या हो फ्रेंड्स, आप लोग को समझ में आए। तो फिर जस्ट फ्रेंड्स मिलते हैं, जो कल आपका जस्ट क्लास लगा हुआ है 12 बजे की क्लास, 12 बजे से 1 बजे, जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, जहाँ हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, बस हम 1 मिनट में लाइव आ रहे हैं। क्या 1 मिनट में लाइव आ रहे हैं।